हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर इसको हम इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग ले लिया है रिड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना। देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आएगा जब आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले ही मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि आप अच्छे से देखिए और ध्यान से सुनते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। पहले तो एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर दूसरी बार में आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। और चैनल में अब बने हैं, है ना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, है ना। नए हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जिसको हम रिड्यूस्ड कर सकें, मतलब छोटे भागों में तोड़ सकें। ठीक है, ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया है किसका, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, जिसको हाई डायमेंशन है, ये इसका ये हाई डायमेंशन है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लो डायमेंशन में चेंज कर रहा हूँ। मतलब जिसको मैं रिड्यूस कर सकूँ, जिसको मैं कम कर सकूँ। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। बुक में या फिर कहीं कोई सा वीडियो में भी ऐसा मतलब स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये कोई बड़ा मैट्रिक्स है ना, इसको हम छोटे छोटे मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिए। छोटे छोटे में कैसे डिवाइड कीजिए कि ये इसको एक मैट्रिक्स बना दिए, इसको ये एक मैट्रिक्स बना दिए, इसको ये एक मैट्रिक्स बना दिए। बाकी जो डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि अगर छोटा कर रहे हैं तो डायगोनली हम छोटा कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो इधर डिजिट होंगे वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर इधर जीरो है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस कर दीजिए, तो ये इसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हम इतना हम नहीं कर सकते, इतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना है, तो हमको सीधा सीधा एक फार्मूला ले लेते हैं, टाउ आर आर। टाउ आर आर क्या दिखाता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बताता है। ठीक है, इसके लिए इक्वल टू क्या होता है, काई आर। काई आर हमने पिछला वीडियो में देखा है, कैरेक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक नया चीज आया है NUSA, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम कोई ऑपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं H2O ले लिया और यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, C2H6 डाल दिया। ठीक है, तो ये वाला H1 H2 है, H2 इधर चला जाएगा, H1 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे दोनों शिफ्ट कर गए, लेकिन ऑक्सीजन जहाँ है वहीं रह गया, तो ये उसका नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो जो नंबर जो एटम शिफ्ट नहीं होता उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। ठीक है, तो कितना एटम शिफ्ट नहीं हुआ उसको हम डिटरमाइन करें। मान के चलो मैं इसको तिरछा काट रहा हूँ, तो तीनों के तीनों ही क्या है, एक ही जगह पे हैं, शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे हम देखेंगे कैरेक्टर टेबल में। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला को लेते हुए हम क्या निकाल लेते हैं, टाउ आर आर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह का पूरा मैट्रिक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपल सा एक फार्मूला लेना है और इसकी सहायता से क्या निकाल लेना है, कोई भी पॉइंट ग्रुप का टाउ आर आर निकाल लेना है। मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे H2O एग्जाम्पल लेते हैं, इसका पॉइंट ग्रुप होता है C2V। C2V में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, E, C2, सिग्मा, XZ मतलब ये X डायरेक्शन है और ये ऊपर वाला Z डायरेक्शन है, मतलब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और सिग्मा YZ मतलब इसको ऐसे काटेंगे तो H2 इधर H1 इधर रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा। ये इसका यहाँ पे हम क्या रख दिए, एक प्लेन रख दिए। ठीक है, तो ये हो गया YZ। ठीक है, तो ये इस तरह से दो जो आपके सिग्मा प्लेन देखने को मिलता है। ठीक है, अब काईआर निकाले थे, ई जो होता है आइडेंटिटी के लिए काईआर हमने H2O के लिए क्या निकाला था, 4। पिछला वीडियो में देखिए आप, है ना, पिछला वीडियो में आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, काईआर हम यहाँ पे निकाले थे 3। ठीक है, यही मेरे को लग रहा था कि गलत हो गया है, तो ये क्या है, 3। ठीक है, अब मतलब ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है ना, 3 डायमेंशनल होता है, तो इसके लिए हम क्या निकाले हैं, 3। ठीक है, C2 क्या होगा, C2 हमेशा क्या होता है, -1 होता है। काईआर इसकी वैल्यू मतलब कैरेक्टर क्या होता है इसका, -1 होता है। और सिग्मा
सिग्मा कोई सा भी प्लेन लो उसके लिए वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, सिग्मा कोई सा भी प्लेन लो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन जो होगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकाल लेते हैं। तो जब हम आइडेंटिकल अप्लाई करते हैं, आइडेंटिकल मतलब जो मॉलिक्यूल है वही, उसको 360 डिग्री रोटेट करने पर 360 डिग्री घुमा देंगे तो H1 की जगह पे, H2 की जगह पे, ऑक्सीजन की जगह पे, मतलब तीनों एटम क्या है, अपने जगह पे है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हम, 3 लिख दिया। ठीक है, अब C2 एक्सिस अगर हम डालते हैं तो मैंने अभी भी बताया कि ऑक्सीजन केवल अनशिफ्टेड रहता है, हाइड्रोजन एक दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम 1 ले लिया। ठीक, उसी टाइप से हम एक्सजेड प्लेन मतलब हम इस तरह से इसको काटते हैं, तो तीनों एटम अपने अपनी जगह पे हैं, मतलब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 3। और वाईजेड जब काटेंगे तो ये एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब केवल ऑक्सीजन अपनी जगह पे है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम क्या हो जाएगा, 1। अब इसको हमको क्या करना है, फॉर्मूला के अनुसार मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 जा 9, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, और 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आया यही आपका क्या है, आ रहा है, या रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। देख लिया कितना इजी है। बस आपको ये देखिए, काईआर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पिछले वीडियो में देखना पड़ेगा कि काईआर होता क्या है। ठीक है, और NUSA में आपको समझा दिया कि क्या है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। ठीक है, वो क्या है मैं आपको समझा दिया। दोनों चीज अगर आपको मालूम है तो आप क्या निकाल सकते हैं, टाउ आर निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे कि एक पंखा हो, है ना, यहाँ बीच में क्या होगा, नाइट्रोजन पे एक C3 एक्सिस होगा, तो C3 एक्सिस यहाँ पे हमने ले लिया है। और इसके पास अगर हम इसको ऐसे काटें तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा भी होगा, ऐसे काटे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा भी होगा, ऐसे काटे तो क्या होगा, सिग्मा भी होगा। तो ये 3 सिग्मा भी है, आइडेंटिकल तो है ही, आइडेंटिकल तो रहता ही है। इसका आइडेंटिकल भी क्या होगा, काईआर क्या होगा, 3 होगा। C3V के लिए क्या काईआर आता है, C3V के लिए काईआर 0 आता है। ये कैसे आता है, हम इसको निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला है CN स्क्वायर, के लिए फार्मूला है 2 cos थीटा प्लस 1। अब थीटा का मान यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें C3 एक्सिस में तो यहाँ पे 120 डिग्री हमको रोटेट कराना पड़ रहा है। यहाँ थीटा का मान क्या रखेंगे, cos थीटा की जगह पे 120 रख देंगे प्लस 1। 120 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 मतलब नेगेटिव -1/2 होता है। -1/2 यहाँ पे रख देंगे, 2 cos -1/2, cos हट जाएगा, ये हो जाएगा इंटू +1, तो ये 2 कट गया, -1 और +1 कट जाएगा, क्या आएगा 0। यही 0 हमने यहाँ पे लिया है काईआर, है ना। इसके लिए फार्मूला है, तो आप फार्मूला से काईआर निकाल सकते हो। और सिग्मा प्लेन के लिए तो हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, क्लियर है। और यहाँ पे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम निकालते हैं। आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मतलब 4 एटम है। चारों एटम आइडेंटिटी में क्या होगा, अनशिफ्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर दिए, 4 लिख दिए, क्लियर हो गया। अब C3 प्लेन में नाइट्रोजन पे पड़ रहा है, बाकी तो घूम रहा है, तो नाइट्रोजन अकेला अनशिफ्टेड है, तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे 1 कर दिए। ठीक है, अगर सिग्मा भी प्लेन डालते हैं तो ये H और नाइट्रोजन कट रहा है, बाकी दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, अनशिफ्टेड है, मतलब यहाँ पे क्या कर दिए हम, 2 कर दिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दिए 12, 1 का 0 के साथ में 0, और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से इसका टाउ आर निकल गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, बोरान ट्राइफ्लोराइड। ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या होता है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल। यहाँ भी क्या होगा, C3 एक्सिस होगा, C3 एक्सिस के साथ में इसमें क्या होगा, C2 एक्सिस भी होगा। C2 एक्सिस डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में रोटेट हो जाएगा, है ना। ये भी क्या है, C2 एक्सिस है, यहाँ भी क्या है, C2 एक्सिस है, बीच में क्या है, C3 है ना। मैं तो यहाँ पे क्या हो गया, C3 एक्सिस हो गया, और यहाँ पे C2 एक्सिस भी हो गया। अब सिग्मा H, क्योंकि ये पूरा प्लेन कटेगा किसमें, मेन एक्सिस के अलोंग कटेगा। मेन एक्सिस जो है ना, C3 एक्सिस, उसके अलोंग कटेगा, मतलब काटेंगे तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हो गया। सिग्मा भी हम ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तब भी क्या होगा, बराबर बराबर कट रहा है। और S एक्सिस क्या है, जब हम हमारे पास C3 एक्सिस के साथ में क्या हो,
हॉरिजॉन्टल प्लेन मौजूद हो तो उसको हम एस एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, एस एक्सिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, S3 एक्सिस है, इस तरह से कर रहे हैं, है ना, ये 3 बार रोटेट भी हो रहा है और काट भी रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, S3 एक्सिस। मैंने आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ये सारा चीज एक्सप्लेन किया है, अब देखिए वहां पे वीडियो जाके। मैं यहाँ इसको ब्रैकेट इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू -2 क्यों आई वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी में 3 एलिमेंट है, सॉरी आइडेंटिटी क्या होगा, 3 डायमेंशनल है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, है ना। और C3 के लिए वैल्यू हम क्या निकाले थे, C3 के लिए वैल्यू हम निकाले थे कहाँ, यहाँ पे 0, उसी फॉर्मूला से, तो यहाँ पे 0 आ गया। C2 एक्सिस के लिए क्या था, C2 एक्सिस के लिए वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं, -1, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, -1 होगा। और जितने भी सिग्मा प्लेन होंगे उसके लिए क्या होगा, 1 1 वैल्यू होगा, है ना। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। Sn जहां भी होगा उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना है, cos थीटा +1 की जगह पे क्या करना है, -1। अब यहाँ पे एंगल कितना है, 120 है, तो यहाँ पे 120 cos रखेंगे और 120 का वैल्यू क्या होता है, -½ तो इसको मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 cos 120 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × -1/2 -1, ये 2 2 कट गया, -1 क्या हो जाएगा, -2। ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आई है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। यहाँ पे एटम कितने हैं, 1 2 3 4। तो जब हम E अप्लाई करते हैं तो 4 के 4 एटम अपनी जगह पे ही रहते हैं। 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, चारों के चारों एटम अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। अब C3 अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ बोरान से एक्सेस डालेंगे तो क्या होगा, केवल बोरान अनशिफ्टेड रहेगा, बाकी शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू 1। C2 एक्सिस अगर अप्लाई करते हैं तो बोरान और फ्लोरीन क्या करेगा, एक ही जगह पे रहेंगे, ये दोनों रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू आ गई 2। अब सिग्मा H हॉरिजॉन्टल, अगर हम इसको ऐसे काटते हैं, मेन प्लेन के अलोंग क्या क्या करते हैं, काटते हैं तो चारों के चारों एटम कट जाते हैं, अब वो अपने जगह पे ही रहते हैं, तो 4। यहाँ पे सिग्मा भी इसी एंगल में है ना। इस तरह से हम इसको 2 बराबर भागों में काट रहे हैं, तो 2 एटम अनशिफ्टेड हैं, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और एस में भी, एस की बात करें तो यहीं पे मेन प्लेन लग रहा है ना। उसके बाद इसको हम रोटेट करा रहे हैं, इसके बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा भी अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन बाकी का हो जाएगा, केवल बोरान अपनी जगह पे रहेगा, तो यहाँ पे भी हमने क्या रखा है 1। तो अब जब सब कुछ मालूम हो गया है तो आप टावर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसको मल्टीप्लाई किया 12 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 0, ये -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, ये क्या आ गया 4 2, और ये क्या हो जाएगा -2। तो इस तरह से टावर जो है निकल गया। तो इस तरह से मैं 3 एग्जाम्पल आपको बता दिया। 3 एग्जाम्पल क्या होगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे निकालेंगे, आपको इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आप सीधा सीधा फार्मूला से इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैं थोड़ा सा और एक बार बता दूं कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसको हम रिड्यूस कर सकें, ऐसा रिप्रेजेंटेशन या ऐसा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जिसको हम रिड्यूस कर सकें, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है क्या, हाँ वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, है ना।